नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने 67वीं बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा की री एग्जामिनेशन है, आप सभी उसमें सम्मिलित हो चुके हैं और आप काफ़ी उत्सुक होंगे अपने आंसर की को चेक करने के लिए। आप लोग कुछ लोगों ने अपने कुछ कुछ तो अनुमान लगा लिए होंगे, तो हमारे दिमाग में बहुत उत्सुकता है कि आंसर की कौन सा सही है या फिर कट ऑफ कितना होने वाला है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा सीडीपीओ का कट ऑफ काफ़ी हाई गया था, तो इसका कट ऑफ कितना होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। आप लोग पिछली बार जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था वो उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में को देखे होंगे, तो पिछले बार काफ़ी क्वेश्चन जो घुमावदार थे, काफ़ी पुराने पुराने करंट अफेयर्स पूछे गए थे। लेकिन इस बार क्वेश्चन जैसा कि बीपीएससी पूछता है उस तरह काफ़ी अच्छे थे, स्टैंडर्ड भी थे और करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे थे। मतलब हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसा कि अगर आपने स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल के वीडियो को आपने फॉलो किया होगा, वो चाहे करंट अफेयर्स हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री बिहार हो, मेडाइवल हो या एंशियंट बिहार हो, बिहार का ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक सर्वे हो या बिहार का बजट हो, हर सेक्शन से क्वेश्चन बने हैं और एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन तो वही पूछे गए हैं। आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में, इस चैनल का जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अगर ज्वाइन नहीं है तो वहाँ ज्वाइन होकर देख लीजिए। एक एक प्रश्न का मैंने स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे डाला है। इस चैनल पे बहुत सारे क्विज भी हुए हैं और वीडियो के माध्यम से भी आपको क्वेश्चन का रिपीट कराया गया है। तो आप लोग अगर वीडियो को अच्छे से फॉलो किए होंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर आप लोग आसानी से सॉल्व किए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आंसर की को पहले देख लेते हैं और आंसर की मिलाने के बाद मैंने पूरी कोशिश की है कि आंसर की एक्यूरेट हो, 100% सही हो। इसलिए समय भी लगा। मैं जल्दबाजी में चैनल के व्यूज़ के लिए मैं जल्दबाजी में कोई गलत आंसर देने की कोशिश नहीं की, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। बहुत सारे क्वेश्चन थे, एक एक चीज़ को फैक्ट को जांचना था तो टाइम लग गया। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सामने जो आंसर की लाऊं वो 100% सही हो। फिर भी आयोग का एक अपना आंसर की होता है, लेकिन ये प्रारंभिक तौर पर हम लोग अपने आप को अवलोकन कर सकते हैं इस आंसर की के माध्यम से। और आंसर की मिलाने के बाद हम लोग अंत में एक कट ऑफ भी डिसाइड कर लेंगे कि क्या कट ऑफ होने वाला। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के अंत तक और अपने आप को एनालाइज भी करिएगा। आज जो मेरे पास आंसर की है वो बुकलेट सीरीज ए का, बुकलेट सीरीज ए के प्रश्नों के की जो सीरीज श्रृंखला है उससे हम लोग आंसर की को मिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो। तो जो बुकलेट सीरीज ए का जो पहला प्रश्न है वह है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अपकेंद्रन। अपकेंद्रन इसका सही उत्तर होगा। दूसरा जो प्रश्न है वो है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कांच यानी शीशा में। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी कौन सी अदिश राशि है ये चुनना है। तो ऑप्शन में जितने ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ऑप्शन ए जो गति है वह सदिश राशि न होकर अदिश राशि है। चौथा प्रश्न है यदि धरती की घूर्णन की गति, यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है वो घट जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। गैलीलियो, न्यूटन, केपलर या टॉल्मी। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गति के नियम, न्यूटन्स ऑफ लॉ। ऑप्शन बी, गति के नियम को सर्वप्रथम न्यूटन ने परिभाषित किया था। छठा प्रश्न है किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी, एवोगाद्रो का नियम, एवोगाद्रोज लॉ। ठीक है। सातवां प्रश्न देखते हैं। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है खासकर बीपीएससी के लिए। अपेक्षितता का सिद्धांत इसमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो बार बार इससे संबंधित कभी E=mc² पूछ देता है, कभी सापेक्षिकता का सिद्धांत पूछ देता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां प्रश्न। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है जो ऑप्शन दिया गया है उसमें ऑप्शन सी सही होगा, यानी सीबेक इफेक्ट यानी सीबेक प्रभाव। नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं।
9वां प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक सेकेंड। हाँ, 9वां प्रश्न है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, समतल अवतल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन बी ना होकर बी नहीं होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, नरोत्तर अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दोस्तों, 10वां प्रश्न लेते हैं। 10वां प्रश्न है, चुंबक का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित होता है? तो इसका क्वेश्चन, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, 11वां प्रश्न, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर लगाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में होते हैं। तो इसके अनुसार सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। 12वां प्रश्न, जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है वो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी इसका होगा भर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन से पीतल के घटक है? तो पीतल के घटक है तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन तांबा और जस्ता किस में है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा। 13 पीतल के घटक होते हैं तांबा और जस्ता। 14वां प्रश्न है, निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहते हैं? तो अनबूझा चूना हो जाएगा CaO। ठीक है, 15वां प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है, यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। 16वां प्रश्न, निम्न में से किसे श्वेत धातु कहते हैं? तो निम्न में से किसे श्वेत धातु कहते हैं? प्लैटिनम को श्वेत धातु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, केवल एक सही है, यानी उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। इसका 17वां प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जल्दी में केवल आंसर की मिलाते हैं, बाद में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी हमें जानना जरूरी है कि हमारा कितने प्रश्न सही होता है। 18वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी, केवल एक कथन जो है वह सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, केवल एक कथन सही है। आगे देखते हैं, 19वां प्रश्न लेते हैं, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, एक सेकेंड। 20वां प्रश्न है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा एस्ट्रोसियम। ठीक है, ऑप्शन ए, 20 का उत्तर ए। 21वां प्रश्न है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लवणामोमृद्भिद। ठीक है, 22वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पर्णहरित। 23वां प्रश्न, परागन की सुपरिभाषा क्या है? तो परागन की सुपरिभाषा है परागकण का परागकेशर से कलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला पेज देखते हैं, 24वां प्रश्न, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना पोषक तत्व मृदा से प्राप्त करते हैं। 25वां प्रश्न है,
पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी क्या कहलाते हैं? ये अनावृतबीजी कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी 25 का ऑप्शन बी अनावृतबीजी। 26वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मलेरिया क्लोरोक्विन। ये डी उत्तर है जो सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं 27वां प्रश्न, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी केंचुआ। 28वां प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। 29वां प्रश्न देख लेते हैं। 29वां प्रश्न है, अधिकतर एंजाइम होते हैं? तो अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। 30वां प्रश्न, किस वैज्ञानिक या चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम टीकाकरण की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। इकतीसवां प्रश्न दोस्तों, जुलाई 2020 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो अगर आप लोग हमारे प्रतियोगिता दर्पण की जो सीरीज है करंट अफेयर्स उसको देखे होंगे तो काफ़ी आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ये शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 32वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो इसमें थोड़ा हमको कन्फ्यूजन था, लेकिन मेरे अनुसार बी आंसर होना चाहिए, लेकिन इसको आप लोग देख लीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 33वां प्रश्न, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अब्दुल शाहिद ने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं 34वां प्रश्न, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला था? तो अगर आप हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज देखते होंगे तो इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं ऑपरेशन गंगा। हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो काफ़ी लोगों ने इसको गलत उत्तर दिया है, अरुणाचल प्रदेश माला है, लेकिन इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां प्रश्न, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी दिल्ली को। कई लोगों ने जम्मू कश्मीर पे सही उत्तर मारा है क्योंकि इस पे विवाद भी हुआ था। दोस्तों जब G20 का समिट होता है ना, उससे पहले छोटी छोटी कई सारे छोटी छोटी सभाएँ होती हैं, ठीक है, कई शहरों में आयोजित हुई। तो उसी में से एक सभा जम्मू कश्मीर में भी होना था, उसको लेकर विवाद था। लेकिन जो मेन G20 के शिखर सम्मेलन होने वाला है वह केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में होने वाला, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन कथन दूसरा है, शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। और तीसरा कथन है, संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान का सबसे बड़ा बजट योग करता है। तो दोस्तों मेरे अनुसार जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी 1, 2 और 3 सभी कथन सही है। फिर भी आप लोग इसको एक बार अपने स्तर से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां प्रश्न, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्टिका M लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रशिया ने। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 40वां प्रश्न,
जल्दी जल्दी चलते हैं दोस्तों। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। वर्तमान में रोहित शर्मा सब उनसे आगे निकल चुके हैं, लेकिन सब पहली बार किसी खिलाड़ी ने 3000 का आंकड़ा पार किया था T20 इंटरनेशनल में, तो वह है भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली। अब तो फॉर्म में भी आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 टीकाकरण जो कि जून 2022 में की बात कर रहे हैं कि पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों हर घर दस्तक अभियान 2.0। ए उत्तर होगा इसका सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 42वां प्रश्न का देखते हैं। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आप लोगों ने काफ़ी सुना भी होगा, एकनाथ शिंदे। अगला प्रश्न लेते हैं। 43वां प्रश्न, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो दोस्तों जो भी ऑप्शन दिया गया उसमें एक ऑप्शन जो डी है वो सही होगा। केंद्र सरकार ने यह अभियान शुरू किया है आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर। आज़ादी का अमृत महोत्सव। केंद्र की नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां प्रश्न, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 45वां प्रश्न, भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोरों पर विचार कीजिए। अब एक तरफ राज्य दिया है, दूसरी तरफ राज्यपाल दिया है, तो आपको विचार करना है कौन सही है। तो इसके अनुसार जो है ना, इसमें ए और बी छोड़ के सी और डी गलत है, इसलिए 1 और 2 सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। 45 हो गया, हाँ। 46वां प्रश्न, निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 47वां प्रश्न, खबरों में नजर आने वाली एलाबेनील बलारीवन, श्रेया अग्रवाल व रमिता किस खेल से संबंधित है? ये जो तीनों हैं यह ऑप्शन बी यानी निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित है। 48वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी के रिजाइन देने के बाद अतिरिक्त प्रभार स्मृति ईरानी को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 49वां प्रश्न, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो द्रौपदी मुर्मू ने यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को पराजित किया था। तो ए उत्तर होगा यशवंत सिन्हा। 50वां प्रश्न, अपने उपन्यास टम्ब ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला का नाम है गीतांजलि श्री, और काफ़ी चर्चित ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिहार से किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है दीप श्रेष्ठ। अगला प्रश्न 52वां प्रश्न देखते हैं, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो अगर आप हमारे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड जो वीडियो है उसको आप फॉलो किए होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दिए होंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है, यानी ऑप्शन सी 15.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मनोज तिवारी को। अगला प्रश्न 54वां प्रश्न, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति यानी 251 मीटर की मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो यह सीतामढ़ी में किया जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजय करोल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त तो श्री HR श्रीनिवास। तो बिहार के ए के हो जाएगा 4, ए के 4, सी और डी में से कोई एक होगा। फिर बी के बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, बी के 3, तो बी के 3 हो जाएगा सी, और 3 के 1 और 4 के 2, यानी इसके अनुसार ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो जो बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है यह शराबबंदी से संबंधित है बिहार पुलिस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 57वां प्रश्न, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिगनिंग स्टेशन खोला गया है? तो यह ऑप्शन ए होगा भागलपुर। 59वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। 60वां प्रश्न, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है, तो सुनंदिनी कार्यक्रम जो है वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, 61वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 61वां प्रश्न है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो हमारा जो यूट्यूब चैनल स्टडी अफेयर्स है उसके अगर एंशियंट बिहार का वीडियो देखिएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा इसका उत्तर, और ये तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, ऑप्शन बी राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 63वां प्रश्न देखते हैं, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति ने की थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पुष्यभूति ने वर्धन राजवंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो यह कुषाण है, ऑप्शन ए कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बलबन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो जो अलाउद्दीन खिलजी है इन्होंने खलीफा की शक्ति को नहीं माना था, उनका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 67 का उत्तर देख लिया जाए। तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो तुगरील खान ने बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी औरंगजेब ने अंग्रेजों को जो चाइल्ड थे उनको मार के भगाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 69वां प्रश्न, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक सेकंड दोस्तों, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, मेरे अनुसार ये ई होना चाहिए, लेकिन आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा अपने लेवल पे, मैं इसको डाउट में रखता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। मैं गलत उत्तर आप लोग को नहीं बताऊंगा, कोशिश मैंने यही की है कि गलत उत्तर आपको ना बताऊं, क्योंकि एक एक नंबर काफ़ी मायने रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण कर लिया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नेपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम जनगणना 1872 में और नियमित जनगणना 1881 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 72वां प्रश्न, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दे दी गई थी? काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, सबको याद होगा, 23 मार्च 1931 पे फिल्म भी बनी चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया था ना, हाँ एक सेकेंड, पेज चेंज करना है। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ऑप्शन डी होगा ब्रह्मदत्त ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो उषा मेहता ने। नेक्स्ट, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। अगर यूट्यूब चैनल जो स्टडी अफेयर्स का आप मध्यकालीन बिहार का जो पहला ही वीडियो देखिएगा तो पहला ही क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। ठीक है,
जो लोग वीडियो को फॉलो किए होंगे वो आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्ही, काफ़ी पॉपुलर हैं ये दोनों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों मुझे इसमें डाउट है, इसका सही उत्तर आप लोग चेक करिएगा। मेरे अनुसार इस ऑप्शन में से कोई उत्तर नहीं होगा, फिर भी आप लोग अपने अनुसार चेक करिएगा, मुझे इस पर डाउट है इस प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1936। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो ऑप्शन निकेल तथा फेरस, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इसमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, SW उल्ड्रीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरजना वाला चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाला साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो यह 40 डिग्री के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं 85वां प्रश्न, सारगोसा सागर का एक हिस्सा है, किस सागर का? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी होगा उसका सही। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है, ये भी सही है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, तो ये भी सही है, यानी A, B, C यानी तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेबा जो है वह केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 90वां प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल जो है वो थोरियम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह नेपानगर में अवस्थित है। भारत के प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो यह रानीगंज में खोदी गई थी, ऑप्शन बी सही होगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन सा है? तो सबसे अधिक जो जाति है वो है, एक सेकेंड, भील है। भील, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, भील। अनुसूचित, सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति भील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यह काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, ऑप्शन बी 94,000, ऑप्शन सी 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर हमारे बिहार ज्योग्राफी का वीडियो आप लोग फॉलो किए होंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर काफ़ी आसानी से दे दिए होंगे परीक्षा हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 95th, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात है? तो यह रोहतास जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखूर झील बिहार में कौन सी है? तो ये है कांवर झील, कांवर होगा लेकिन यहाँ पे कनवार लिखा गया है, सही उत्तर कांवर है। इसको कांवर के जगह KNWAR उसे कनवार लिख दिया गया, तो मेरे अनुसार बी सही उत्तर। यहाँ थोड़ा लिखने में इधर उधर है लेकिन वही बी सही है, कांवर कनवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो बिहार के जमुई जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो अगर
बिहार जनगणना से संबंधित मेरा वीडियो अगर देखे होंगे तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। ऑप्शन सी है 50.50, सॉरी ऑप्शन डी 51.50%। ऑप्शन डी होगा 51.50%। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 101वां प्रश्न, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 788। अगर आपको नहीं भी याद होगा तो थोड़ा आप दिमाग लगाइए तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो राज्यसभा लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 250। इसको आप ऐड करिएगा, वर्तमान में 245 और उसमें अभी 7 ही लोग हैं, तो थोड़ा मोटा मोटी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी बार भी चुनाव में भाग ले सकता है। तो ऑप्शन सही होगा डी, कितनी भी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो सामान्य तौर पर लोकसभा में 3 सत्र होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 104 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, श्री MC सीतलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 83, 172, 200, 356 यानी 1 B C। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा दोस्तों नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो काफी पुराना प्रश्न है ये, 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मानवाधिकारों का संरक्षक से संबंधित न्यायालय है, संविधान का अंतिम विवेचक है और सिविल न्यायालय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक यानी ई। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग का गठन करती है। ऑप्शन ए सही होगा, वित्त आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समरस जीवन। तो इसमें से एक से अधिक सही उत्तर होगा, मेरे अनुसार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न देखते हैं, 111 नंबर प्रश्न, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है। तो ये सही है। शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 33.33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रुपया परिभाषित किया गया है। तो ये भी सही है। भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, ये भी सही है। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हमको गलत कथन का चयन करना था, तो ये डी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं, 112 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा भारत के सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो सूक्ष्म को आंशिक रूप से परिभाषित करने वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ रुपया से अधिक निवेश नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 113 नंबर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा, मेरे अनुसार सारे ही सही है, ई ऑप्शन सही होगा। एक बार इसको आप लोग वेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी जो समिति है वो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इसका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम से संबंधित सही कथन चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, NPS भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जो भारत नहीं एक सेकेंड, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा।
एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 116 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो 4 स्तंभ बताए गए थे, उसमें पीएम गति शक्ति योजना थी, समावेशी विकास था, ऑप्शन सी में जो है उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य भी था, विनिवेश ना करके निवेश था, निवेश को बढ़ावा देना था। तो यानी डी गलत था, डी यहाँ पे जो दिया है यह सम्मिलित नहीं था, विनिवेश नहीं था, निवेश से संबंधित था। तो डी इसका सही उत्तर होगा, 116 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? तो 11.7%, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 118 नंबर, वस्तु वर्गीकरण के समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो निर्यातों में भारत का हिस्सा 1.7% है। अगला प्रश्न, चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? अगर आप हमारे करंट अफेयर्स का वीडियो देखते होंगे कंटिन्यूअसली, जो प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज है, तो आप एक भी करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न को गलत नहीं कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 109.5 मिलियन टन। अगर आप पूरा इसको कवर करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा 311 मिलियन टन टोटल खाद्यान्न का उत्पादन है, उसमें से 211 हो गया चावल, 109.5 गेहूं, ये सब पूरा डिटेल में समझाया जाता है। तो आप लोग आगे से उस वीडियो को जरूर फॉलो करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करिए। तो ये जो है ना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। यह चीन के द्वारा अतिक्रमण, बॉर्डर पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसके जवाब के लिए यह योजना बनाई गई थी। उत्तरी सीमा पर जो गांव बसते हैं, खासकर चीन से लगे हुए, चीन नेपाल और से लगे हुए इलाकों में, उसके विकास से संबंधित यह योजना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 121 नंबर प्रश्न, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चयन करिए। तो अगर हमारे आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो देखे होंगे तो आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन ए है, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.2% की दर से वृद्धि हुई है, सही है। ऑप्शन बी है, बिहार के द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई है, ये भी सही है। एक एक प्रश्न वहाँ पे दिया गया है। बिहार के तृतीय क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा था, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है, बिहार के प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई, ये गलत है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई है। तो डी उत्तर इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 122 नंबर प्रश्न, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, पटना, मुंगेर, पहले पटना है, उसके बाद मुंगेर है, उसके बाद कुछ जिलों का गैप करके नालंदा है। तो जो ऑप्शन दिया गया है उसमें ए सही होगा, पटना, मुंगेर और नालंदा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का %% होने का अनुमान है। तो अगर हमारे, एक बार फिर से कहता हूं, बिहार बजट के वीडियो को फॉलो किए होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं, 3.47%। अगला प्रश्न, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। ये भी अगर बिहार बजट देखे होंगे तो आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी के लिए वायु मार्ग, ये बिहार के 7 निश्चय भाग 2 का पार्ट नहीं है। अगला प्रश्न जो है ये है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो जो मुझको जो ऑप्शन दिया है ना, उसमें हमको सटीक ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए मेरे अनुसार इसका सही उत्तर ई होना चाहिए। फिर भी आप लोग बीपीएससी द्वारा दिए गए आंसर की का वेट करिएगा। मेरे अनुसार इसका उत्तर ई होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन डी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। मणिकर्णिका, अगर आप फिल्म देखे होंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से याद होगा।
अगला प्रश्न, भारत विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह है? तो यह कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन ए। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को सरदार उधम सिंह ने मारा था, माइकल ओ डायर को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 130वां प्रश्न, बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। इसमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो इसमें रैमजे मैकडोनाल्ड को छोड़ के, जो कि प्रधानमंत्री थे, उनको छोड़ के बाकी सभी लोग कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो 131 का उत्तर सही उत्तर होगा रैमजी मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 132 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था। और इसी समय काफ़ी विवाद हुआ था कि गांधी इरविन समझौता के समय जो गांधी जी ने भगत, सुखदेव और राजगुरु के फांसी की बात नहीं की थी। तो इससे संबंधित दो क्वेश्चन है, अगर आप उसको थोड़ा सा लिंक करिएगा तो इसको उत्तर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, किस नाम से? तो स्वराज द्वीप उसको नाम दिया था। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो चौरी चौरा जो है वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। ठीक है, तो डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो मेरा बिहार से रिलेटेड वीडियो देखे होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, तो उसमें इसका सही उत्तर मिल जाएगा आपको, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारे वीडियो से रिलेटेड है, स्टडी अफेयर्स का जो बिहार से आधुनिक बिहार का इतिहास है उसका वीडियो अगर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 138 नंबर प्रश्न, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 139वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे? तो दीपावली में पटाखा फूट रहे थे, उसी अवसर पे वो भाग निकले थे। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, कब? तो दिसंबर 1946 ईस्वी। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 का जो मैथ है इसका सही उत्तर आप मिला लीजिएगा दोस्तों। 150 रुपया प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है, तो 20% का लाभ पाने के लिए उसे किस दर पर बेचना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 240 रुपया होना चाहिए, क्योंकि 150 रुपया पर 25% की हानि होती है, यानी 25% हो गया तो टोटल उसका हो जाएगा 200 रुपया, और 200 रुपया पे 20%, 200 रुपया 20 दूना 40, यानी 200 + 40 240 रुपया। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी 141 का। मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या है? तो इसका परिमाप है 52 सेंटीमीटर। आप मैथ कैलकुलेट करिएगा, आपको यही उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी 12 सेकंड में, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है, यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न यानी 11 बजे सुबह में इंगित करती है, तो सही समय क्या होगा? तो सही समय इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 10:48 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं 145 नंबर प्रश्न, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 5:27.1/11 मिनट पर।
आगे बढ़ते हैं, 146 नंबर प्रश्न, लास्ट पेज है ये। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो जिसे जिसे अनिल अकेले 20 दिनों में कर सकता है, तो यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह कर लेगा। तो आप इसको करिएगा, कैलकुलेशन तो सही उत्तर आ जाएगा 2/60 यानी 30, 60/2 यानी 30 उत्तर 30 दिन, 30 दिन सही, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेल पसंद करेंगे? तो इनको दोनों को जोड़ देंगे, 34 और 26 को जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। 55 विद्यार्थी है तो 60 में से 55 माइनस कर देंगे तो 5 जो विद्यार्थी है वो दोनों खेल पसंद करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है? तो आप देखिएगा, कैलकुलेट करिएगा तो सही उत्तर आएगा आपको ऑप्शन डी 60 और 40, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 149 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य है? तो आप 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, उस एलसीएम से फिर 500 में भाग दीजिएगा, जितना आएगा उसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि 400 से 500 में से 100 माइनस कर दीजिएगा, 400 आएगा। 400 को इस जो भी एलसीएम आएगा उसे भाग दीजिएगा, तो जो आंसर आएगा जो कि 7 आएगा वही इसका उत्तर होगा। दोस्तों, 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात जो 6:1 हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 28 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो आंसर की समाप्त होता है 150 प्रश्नों का जो कट ऑफ है, तो एक बार आप सीडीपीओ का कट ऑफ देख लीजिएगा। सीडीपीओ का जो कट ऑफ होगा उससे 2 नंबर कम करके इसका कट ऑफ होगा। हर कैटेगरी में 2 नंबर कम करके देखिएगा, कट ऑफ उतना ही ऑलमोस्ट उससे 2 आगे या 2 पीछे, आगे तो नहीं जाएगा, 2 कम ही करके होगा। 2 नंबर का हम एवरेज लेके चलेंगे, वही कट ऑफ इसका होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको किसी प्रश्न के उत्तर में डाउट हो तो अपने कमेंट बॉक्स में भी उसे ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।